शुरू करें? ठीक है, आज अपनी जो क्लास है वो क्या है? किसकी क्लास है? पीवाईक्यूज की क्लास है। तो अपन पीवाईक्यूज की क्लास में अपन जो भी पीवाईक्यूज है उन पीवाईक्यूज पर फोकस। चैप्टर 1 के पीवाईक्यू से चालू करूं। 5 चैप्टर के पीवाईक्यूज मैंने पूरी इसमें रख दी है, ताकि क्या है अपन यहाँ पर उनको देख सकें कि कैसा क्वेश्चन बन रहा है। अपना मेन मकसद सारे क्वेश्चन को एग्जैक्टली हल करना नहीं है, बट सारे क्वेश्चन को देखना है कि कैसा पेपर में क्वेश्चन आया जाता है, कैसा पेपर में क्वेश्चन आया जाता है। आओ भाई, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो ये पेज नंबर 1 भी रखा मैंने। इस पेज नंबर 1 में इसने साफ साफ बोल रखा है कि हाई वेटेज टॉपिक्स गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी इन दोनों को तो सबसे अच्छे से पढ़ना है आप। आई बात समझ में? अब अगर इन्होंने पिछले सालों का ट्रेंड भी निकाल दिया, क्या ट्रेंड निकाला कि 1.2 पार्ट से कितना क्वेश्चन आया, 1A का पार्ट से कितना क्वेश्चन आया, 1.2 मतलब ये रहा ना, इस प्रकार से यहाँ से 1A से कितना आया, ये सब क्वेश्चन इन्होंने निकाले। 1A से सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया तो उसमें अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप सबसे ज्यादा यहाँ पर जो नोटिस करोगे वो ये देखो, सालों साल में एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2, सीबीक्यू, लॉन्ग आंसर, सब कहां से आए? गॉस लॉ से। 0.1 गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, यानी गॉस लॉ को आपको अच्छे से क्या करना है? स्टडी करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इतना आपने वो ट्रेंड इतना जानने की जरूरत। क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स रिपेल कर रहा है अनदर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट वाई को। फिर however object z is attracted to y, so the following most possibly for the z। आपको याद हो गया होगा आंसर। और वैसे भी इसका आंसर क्या है? नेगेटिव ऑब्जेक्ट x y को रिपेल कर रहा है, मतलब y 100% नेगेटिव, y 100% क्या है? नेगेटिव। लेकिन z जो है वो y को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो ये पूछ रहा है z क्या हो सकता है? तो अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव को कभी कभी न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूट्रल के पास क्या होते हैं? जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। तो वो उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो गया? न्यूट्रल या फिर पॉजिटिवली चार्ज। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यूब पास लाया मेटल क्यूब के फेस के, ठीक है? तो क्यूब क्या हो गया? पॉजिटिवली हो गया। क्यूब क्या हो गया? नेगेटिवली हो गया। अब आप किसी चार्ज को पास लेके आओगे, तो चार्ज को पास लाने से ऐसा थोड़ी होगा कि वो 100% नेगेटिव या 100% पॉजिटिव हो जाए। तो चार्जेस का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चार्ज गायब हो जाएंगे, गायब तो होंगे ही नहीं। तो जो चार्ज के पास वाला जो फेस होगा वो इसका अपोजिट नेचर का हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सारे फेसेस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, है ना? फेस जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाकी सब नेगेटिव। मतलब आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कंडक्शन, इंडक्शन और रेडिएशन वाले टॉपिक, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन वाला पेज पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीजें पढ़नी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में भी करा रखा है और ये टर्म 1 में भी आया था। ऐसा क्वेश्चन, हाँ, इसका आंसर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 3 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो टोटल सम भी कितना आना चाहिए? 5। अब एक याद रखना है, क्वांटाइजेशन वाला। क्वांटाइजेशन क्या होता है? चार्ज कभी भी डेसिमल में होता नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अगला देखो, ऑब्जेक्ट जो है 1 कूलाम का, वो कितने इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पर कितना हो जाएगा? 1 कूलाम चार्ज 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन ये 1 कूलाम है। क्या है? 1 कूलाम। अब 1 कूलाम का चार्ज है, यानी कि ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज का चार्ज है। पॉजिटिव में क्या डाला? नेगेटिव डाला, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो आ जाएगा, तो भी आंसर आएगा। सोल्व कर सकते हो आप, तो कूलाम में कन्वर्ट, या फिर इसको 6.25 इसको कन्वर्ट करो। 6.25 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1.25। प्लस का कि माइनस का? प्लस का होगा। अरे चार्जेस का मान भी तो निकालना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 या 90 आ जाएगा। 16 पंजे 80 के 90, नहीं 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा जी। इसमें कोई तीन चार्ज है, प्लस क्यू, माइनस क्यू और क्यू नॉट, ये अलग अलग फिगर में दे रखा है। और आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या निकालना है इसमें? नेट फोर्स निकालना है। क्यू पर नेट फोर्स निकालना है। हाँ, ओ पे निकालना है, मान लो यहाँ पर निकालना है। तो आपको क्या लगाना है? एक तो डायरेक्शंस देखनी है। डायरेक्शंस देख के क्या करना है? वो के क्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है।
और फिर अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। तो आपको जनरली ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है जब आपको वो पता होता है कि भैया एंगल कैसा है, 90 एंगल होता है और बराबर फोर्सेज होते हैं, तो आंसर एफ रूट चार्ज है, आपको को मैग्नीट्यूड नेट फोर्स चार्ज क्यू नॉट कहाँ पड़ा है, ओ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ओ पे पड़ा हुआ है, हाँ लेते हैं ना, ओ पर चार्ज क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बताओ, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, इसके इस तरफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब ये कितना लगेगा बताओ, ए क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना लगेगा, ए क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या लगेगा, ए स्क्वायर, लगेगा नहीं लगेगा। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर, किधर आएगा, इधर, वहीं बिठा दो ना, हाँ 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 उसी में बिठा, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि दो फोर्सेस बराबर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो बीच में आता है, और वो कितना टाइम्स होता है, रूट टू टाइम्स। रूट टू टाइम्स किसका, किसी भी एक का, तो एक का ना रूट टू टाइम्स क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, आंसर है। ये आपको याद होना चाहिए कि दो दो रिजल्टेंट जो होते हैं वो अगर, आई बात समझ में, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अगला देखते हैं, चार ऑब्जेक्ट्स है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हर एक के चार्ज क्यू है, उनको फिक्स पॉइंट पर बांध रखा है स्क्वायर के, और ऑब्जेक्ट एक्स और जेड जो है वो मिड पॉइंट से, ऑब्जेक्ट एक्स और जेड क्या है, मिड पॉइंट से साइड स्क्वायर की साइड के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू द्वारा जो ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट एक्स पर जो लग रहा है वो कितना है, एफ है, कितना है, एफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड, जेड पर कितना फोर्स लगेगा, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चार ऑब्जेक्ट्स है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कौन है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है, आई बात समझ में। और वो ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और सब पे चार्जेस प्लस क्यू रखे हुए हैं, कितने चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, और ये चारों पॉइंट पर फिक्स है, और स्क्वायर की साइड कितनी है, डी है, कितनी है, डी। ये अच्छा क्वेश्चन दिया, ये सी एफ क्यू मतलब क्या हो गया, फॉरेन में आया हुआ है, हाँ जो भी है, आसान है वैसे, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट एक्स का पड़ा है, ये पड़ा है, जेड पड़ा है, ऑब्जेक्ट एक्स पर जो एंड जेड आर द मिड पॉइंट, एक्स और जेड क्या है, मिड पॉइंट से। अब ये क्या पूछ रहा है, जो फोर्स डब्ल्यू ऑन एक्स लगा रहा है वो कितना है, एफ है। डब्ल्यू जो एक्स पर लगा रहा है फोर्स वो कितना है, एफ, यानी ये वाली जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अपने एक्स आ रही है, कितनी आ रही है, एक्स। तो आप एक्स का मान, एफ का मान निकाल लो ना, एफ का मान क्या होगा फोर्स का, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो सब पे चार्जेस क्यू सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यानी दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है बताओ, डी बाई टू है, कितनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या है, एफ है, ये क्या है। अब आंसर एफ के रूप में देना है, किसके रूप में देना है, एफ के रूप में। तो आज के लास्ट में जो भी इक्वेशन बने उसमें ये जो मान निकल जाए वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F। अब ये बोल रहा है कि कहाँ पे निकालना है, कहाँ निकालना है, तो ऑब्जेक्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय डब्ल्यू ऑन जेड, डब्ल्यू का जेड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा। तो आप ये निकाल सकते हो क्या, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे, ये तो हो गया डी, ये क्या हो गया, डी बाई टू। तो आप ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल जाएगी, और ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो आपको फोर्स का मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा फोर्स का मान, एफ बराबर क्या निकलेगा, के क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे निकाल लो इसकी पाइथागोरस, हाँ 5d² बाय 4 आएगा, ऐसा आएगा ना। ये किसका मान निकलेगा, अब इसको आप डी मत निकाल देना, इसका रूट मत कर देना, आपको यहाँ पर आर स्क्वायर ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5d² डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर, ये 4 के क्यू स्क्वायर और 5d²। ये जो मान है ये किसके बराबर था, एफ के बराबर ही ना, आंसर क्या हो गया, एफ।
तो यहाँ पर आपको जो पेपर में देखने को मिला वो क्या मिली, थोड़ी सी ये चीज आपको थोड़ी सी नोटिस कि मैथमेटिक्स का स्पीड फास्ट होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले, ज्यादा कोई हार्ड वगैरह नहीं मिले। अगले देखते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए आपको सारी वैल्यूज दे रखी होगी, वेक्टर सम लगाना, क्या लगाना है, सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसा करके वैल्यूज निकाल। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं आजकल, जिनमें आपको यूनिट वेक्टर्स दिया जाता है। अब यूनिट वेक्टर्स में आप मान के निकालोगे तो उनके बीच में एंगल देखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप 90 डिग्री, जे कैप के कैप 90 डिग्री, है ना, ऐसे करके निकालना। एक पार्टिकल है m मास का, वो q चार्ज का, वो वेलोसिटी vi से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड j में घूम रहा है। पार्टिकल विल इनिशियली हैव अ टेंडेंसी टू सर्कल ऑफ अ रेडियस, वो पार्टिकल कितनी स्पीड में घूमेगा। अब आप जानते हो कि अगर सर्कल में घूम रहा है यानी कौन सा फोर्स लगेगा उसके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले कूलम्बियन फोर्स के बराबर, के बराबर होगा कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स कितना होता है, F बराबर कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, QE, क्या लिख सकते हो, QE। तो QE है, और वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय r के बराबर, के बराबर होगा mv स्क्वायर बाय r, तो r का मान निकल जाएगा ना, mv स्क्वायर अपॉन QE, ऐसा कुछ आएगा, हो रहा mv स्क्वायर अपॉन QE। अब देखो ये दे रखा है ना xy प्लेन में कि yz प्लेन में, ये पता करो, तो वो किससे पता चलेगा, आई कैप जे कैप से। मूवमेंट किधर कर रहा है, हाँ हाँ, तो एक ही आंसर आ गया। अगला देख लो, 2025 के पेपर में आया होगा क्वेश्चन। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है, दो अलग अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड वर्टेक्स पे जो आ, रखा हुआ है E is E, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना लग रहा है E। इफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4 is placed at point P, the magnitude of electric field at P becomes, बोलो, दिमाग खराब हो गया। अरे होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो, होलो मतलब खाली, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर, और स्फीयर मतलब गोला, अगर उसको रख दिया इस पी पॉइंट पे, कहा रख दिया, तो इस पी पॉइंट के जितनी भी डिस्टेंस है, रेडियस है L/4 उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर क्या है इसका, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कंडक्टर आया मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल। अब ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाएगा, जिसको इक्विपोटेंशियल भी पता है, जिसको कंडक्टर के बारे में पता है, ये सब चीजें पता है। दो चार्ज पार्टिकल है पी और क्यू, ये चार्ज सेम चार्ज के हैं, अलग मास है, चार्ज सेम है मास अलग है, वो रेस से चल रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम कितना लगेगा, तो या तो न्यूटन की इक्वेशन यूज होगी इसमें, ग्रेविटी का इफेक्ट हटाना है। अरे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस यानी S1 बराबर S2, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप आंसर दिखता है इसका। मेरे को बताओ, बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हुई मतलब एक्सीलरेशन दोनों का क्या है, सेम है, एक्सीलरेशन सेम है यानी सारी चीजें किस पर निर्भर कर रही है, मास पर निर्भर कर रही है, मास पर, जिसका मास ज्यादा है उस पर फोर्स क्या लगेगा, जिसका मास ज्यादा है उस पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, F बराबर m होता है, ए दोनों का सेम है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, तो जिसका मास ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा, जिसका फोर्स ज्यादा उसको जाने में टाइम क्या लगेगा, जिसका मास ज्यादा उस पर टाइम लगेगा कम, जिसका मास कम उस पर टाइम, अपन टी क्यू का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या एम क्यू अपॉन एम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 9 कूलाम दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 कूलाम, फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड न्यूटन पर कूलाम विल बी एट डिस्टेंस, समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की दूरी पे 4 मीटर, कितना दे रखा है, 9 न्यूटन,
आपको उसी चार्ज की वजह से वो पॉइंट पता करना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 16 न्यूटन पर कूलम कितना मिल रहा है। यानी कि चार्ज का मान थोड़ी बदला, दोनों में बदला क्या, नहीं बदला। अगर चार्ज का मान सेम है इसका मतलब कौन क्या हो गया बताओ, चार्ज का मान सेम है मतलब क्या हो गया, E1 बराबर क्या होगा, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E1 कितना है देख लो, 9, तो 9 किसके बराबर है, ए क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो के क्यू का मान किसके बराबर है, 16 इंटू 16, है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, वो पॉइंट पता करना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है ना, 16 इंटू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको वो पॉइंट पता करना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 16। तो ई किसके बराबर हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू अपॉन 16। के क्यू कितना है, 16 इंटू 9 है, कितना है, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कितना आया 9, एक्स का मान कितना आएगा +-3 रखा है क्या इस पर। आप जितना हार्ड सोच रहे हो उतने हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए हार्ड लग जाता है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखो 2 पॉइंट चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम एयर में रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, पता चल गया एयर लगा है, यानी कि वैक्यूम में पड़ा है, 1/4πε0 के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, जिसका मान 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक पड़ा है x0 पर, एक पड़ा है 0y पे, पड़ा है x0 और 0y पे पड़ा है, xy प्लेन में। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, कहाँ निकालना है, ओरिजिन। तो ध्यान से पता करो, ये क्या है आपका जो बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और वो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, ध्यान से समझो। एक तो x0 पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, x0 यानी कि यहाँ पर पड़ा है, कौन पड़ा है चेक करो, 3 माइक्रोकूलम पड़ा है, और 0y पे कौन पड़ा है, 4 माइक्रोकूलम। क्या पूछा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछी, कहाँ पर, ओरिजिन पे। कहाँ पे पूछी, यहाँ पर। अब पता करो कि ये यहाँ पर, अगर अपन, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या कंसीडर करते हैं वहां पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी कहीं। ये बात तो पक्की हो गई। अब कितना आएगा देखो, इसका मान कितना दे रखा है, 0.3 समथिंग, है कि नहीं, और इसका मान कितना दे रखा है, 0.3 समथिंग दे रखा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना आएगा बताओ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मान इधर कितना आएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब भले माइनस में ले लो, कोई फर्क पड़ी बात। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव साइन गोज विद डायरेक्शन, नेगेटिव साइन किसके साथ जाता है, डायरेक्शन के साथ जाता है। आई बात समझ में, तो ऐसे निकल जाएगा। 3 पॉइंट चार्ज है देखो, 1 पिको कूलम चल जाएगा आराम से। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये निकालना है तो आपको याद है क्या वो फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। याद है वो वाला फॉर्मूला, साइन थीटा कितना आएगा बताओ, रे कितना आएगा, रे। तो b cos थीटा कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a, जिसमें भी sin थीटा का मान कितना हो गया 90, तो क्या हो जाएगा b अपॉन a। आई मेरी बात समझ में। थोड़े से आपको वो वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। 3.4 दे रखे हैं देखो, पिलेट, हाँ E1 प्लस E2 तब होते जब सेम डायरेक्शन होती, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होना पड़ेगा। क्या कह रही है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो। वन यहाँ है, E2 इधर देखो, E1 यहाँ है, E2 यहाँ है, रिजल्ट इधर जाएगा, तो ये वेक्टर हो गया। स्केलर होता तो डायरेक्शन ही देखनी पड़ी। 3 पॉइंट चार्ज है, 1 पिको कूलम के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पे पड़े हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड पे कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। कैसे,
कैसे आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड पे 0? मैंने बता रखा है नेट फोर्स 0 होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर। नोट डाल के लिखी हुई है ये बात चैप्टर नंबर 1 में। रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स कितना मिलेगा? 0। लेकिन ये बात नेट मैग्नेटिक ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग। वही तो लगाना है, वही लगाने के लिए बोला मैंने, वही लगाना है उन लोगों को, और कुछ लगाना ही नहीं है। अब उसमें 2ab cos थीटा लगेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 है। cos 90 कितना होता है जी? तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लगाना है। सॉल्व करूं क्या चाहो तो बोला करो ना मुंह से। शादी थोड़ी हो रही तेरी जो शर्मा रहे हैं। ओ भाई यहाँ पड़ा है एक, कौन? 3 माइक्रो कूलम, 3 जीरो पे पड़ा हुआ है कि नहीं? 0.3 है 0.3। और एक यहाँ पड़ा हुआ है, कौन? कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना निकालना वी विल कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर। पॉजिटिव रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, पॉजिटिव रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इधर का मान निकाल देता हूँ, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो निकाल लेते हैं सबसे, वो निकालूं, निकालते हैं। ई बराबर कितना आया? के क्यू का मान कितना है? 3 माइक्रो कूलम। आर का मान कितना है? 0.3। इसका क्या हो जाएगा? हो गया E2 का मान कितना? के कितना? 4 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय 0.3, इसका क्या हो जाएगा? हो गया। दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई बताओ? ई नेट बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 2 cos 90, जो कि कितना है? क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर, यानी K मल्टीप्लाई बाय 3 माइक्रो कूलम 0.3, K मल्टीप्लाई बाय 4 माइक्रो कूलम 0.3 का स्क्वायर। हाँ या ना? यही होगा। देखो स्क्वायर हो रहे दोनों में, रूट से बाहर निकाल दो तो उड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1/0.3 बाहर आ गया, आया। अंदर क्या बचा? K नहीं लेंगे बाहर। अच्छा E1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो भी बाहर आ जाएगा, K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो गया? K बाहर आ गया, आ गया। उसका स्क्वायर भी आएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा? 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम बच जाएगा। हाँ 9 और 16 बच जाएंगे, सॉरी, प्लस 4 स्क्वायर, 9 और 16 25 हो जाएगा। यानी बाहर क्या निकलेगा? 5 माइक्रोकूलम। किससे मल्टीप्लाई होगा? K से। और नीचे क्या आ जाएगा? 0.3 का आंसर कितना आ जाएगा? 25, सॉरी 5 जो है इसमें रख लो तो कोई बात नहीं। आई बात समझ में? ऐसे हो जाएगा सोल्व। थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको कैलकुलेट लिख लो। ऐसा मैं मेरे स्कूल में भी चालू कर दूं। साउंड प्रूफ है। मैं मेरी आवाज ही पर्टिकुलर डेसिबल के बाद
थ्रेशोल्ड के बाद बड़ी, तेरी मर्जी हो, कुछ भी बोल। लिख लिया क्या? ओके। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस। बड़े क्वेश्चन जो आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, पर तकलीफ देंगे छोटे क्वेश्चन, प्रॉब्लम वहां आएगी आप। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये वेलोसिटी दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t बराबर 5 सेकंड निकालना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? फोर्स। फोर्स निकालने के बाद ये बोल देगा मेरे हिसाब से रेस्ट से चालू होगा, या फिर कुछ ऐसा कुछ बोलेगा। वेलोसिटी ऑफ t बराबर देखो, t बराबर 0 पर कितनी है? 4i, यानी कि ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी आपको किस पर निकालनी है? t बराबर 5 पर। फाइनल वेलोसिटी क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी। टाइम दे रखा होगा, कितना टाइम दे रखा है? 0 से 5 सेकंड दे रखा है। मास दे रखा होगा, बराबर क्या लग जाएगा? ma। f कैसे निकलेगा? f बराबर qe। f बराबर क्या होगा? qe। q दे रखा होगा, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही रखा है आपको, ये रहा 80i प्लस 60j, यूनिफॉर्म है। क्या है? अब बताओ मेरे को, 80i प्लस 60j यूज करोगे कि कोई कोई और यूज करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज करोगे 80i प्लस 60j यूज करोगे, कुछ कुछ और यूज करोगे? 80 यूज करोगे कि 60 यूज करोगे? क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है। आप या तो वो यूज कर सकते हो, या फिर आपको वेलोसिटी एट द टी बराबर 0, बिल्कुल वहां पर आपका ये ए में तो है ही नहीं। तो ये देखो 2.4 प्लस 1 माइक्रोकुलाम ये दूर रखे हुए हैं। एक हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकुलाम चार्ज अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज नेट, कल जो मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन। ठीक है, और अब देखो आसान आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टैटिक चार्जेस की वजह से कैसी होती है? कंजर्वेटिव, और डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप तो नहीं होती, कंजर्वेटिव होती है क्या? कंजर्वेटिव होती है, जितनी निकल रही है उतनी वापस आएगी। कंजर्वेटिव फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप, हाँ करेक्ट ही तो है। नॉन कंजर्वेटिव तो होती ही नहीं है। और ये देखो, ये क्या दे रखा है? एक चार्ज है, जिस चार्ज को बीच में रखा हुआ है प्लेट के। अब प्लेट के बीच में रखा हुआ है तो दो चार्ज, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है, क्या है? न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। विच डायग्राम करेक्टली चार्ज प्लेट? ये पॉजिटिव, न्यूट्रल है ना, तो नेगेटिव उधर चला जाएगा। न्यूट्रल उधर, नेगेटिव उधर चला गया, तो इधर कौन हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव से निकल रही, नेगेटिव जा रही है, न्यूट्रल है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस, 2020 में आया था, हो सकता है आपके आ जाए। ये क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपने नोट्स में लिखा हुआ है। डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। मैंने बोला था यूनिफॉर्म में रखोगे तो फोर्स 0 होगा, टॉर्क तो हमेशा ही लगेगा। तो इसमें टॉर्क तो लगना ही लगना है, लेकिन साथ साथ क्या लगेगा? फोर्स भी लगेगा। क्या हो जाएगा आंसर? फोर्स एंड अ टॉर्क। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टाउ बराबर पी का सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूनिफॉर्म और इसमें स्टेबल और अनस्टेबल पूछता है हमेशा। काफी बार स्टेबल और अनस्टेबल पूछा। ये ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है देखो, तो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए, उधर देखो सब एक्सप्रेशन ही चल रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डाइपोल है एबीसीडी, ए बी और सी डी एक डाइपोल है, ठीक है, प्लेस एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी का जो सम निकलता है वो कैसे निकलता है? वेक्टर सम से निकलता है। कैसे निकलता है? तो वेक्टर सम में आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, पी1 स्क्वायर प्लस पी2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। cos का मान, थीटा का मान कितना आएगा? 180 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120। cos 120 की वैल्यू जानते हो आप? -1/2, याद रख लेना। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1/2 होती है। आ जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकल ही जाएंगे, p sin थीटा अपॉन a प्लस
अब गॉस लॉ आ गया। गॉस लॉ में बेसिक क्वेश्चन वैसे आते हैं कि गोजन सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है और अगर डाइपोल को रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो क्या होगा, और ऐसा क्वेश्चन बार-बार आ रहा है हमेशा। हर साल किसी न किसी एक सेट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन देखता हूँ, 2025 में। ये क्लास में मैंने 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बदल रहा है बार-बार, है ना? तो उसी हिसाब से बदलता रहेगा। पर और आज नहीं। हैं, हैं, बाद में। वो देखो उस सरफेस का निकालना है, तो सारे गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस ही ऐड होंगे और कुछ नहीं होगा। ये सब तो आते ही होंगे, ना कुछ चला है। अब देखो ये d/2 पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, वो पूछ रहा है इससे निकलने वाला चार्ज कितना होगा? तो आप यहाँ पे स्क्वायर मान लो। उस स्क्वायर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? और यहाँ पर एक ही फेस है, कितने फेस है यहाँ पर? एक ही फेस से गुजरने वाला कितना होगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट लिखो रखा है कि फेस पे रखोगे तो क्या होगा, सेंटर पे रखोगे तो क्या होगा, वर्टेक्स पे रखोगे तो क्या होगा और एज पे रखोगे तो वो वाला क्वेश्चन है। ये मैं और करा दूंगा एक बार और वापस जब इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस दे रखा है 2 5 और 5, इनवर्ड 2 5 और आउटवर्ड कितना है 5। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज कितना हो जाएगा? गॉस लॉ क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है? इनवर्ड माइनस आउटवर्ड 5 हो रहा है। 5 बराबर क्या हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना है? 5 एप्सिलॉन। आंसर आ गया 5 एप्सिलॉन। इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वर 0, it can be concluded can it be concluded that there was no charge inside the surface? अगर ये बोल रहा है आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? बाहर निकलने वाला कोई भी फ्लक्स नहीं है। क्या ये माना जा सकता है कि अंदर चार्ज नहीं हो? नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है? फ्लक्स आ रहा है। यहाँ पर माइनस करने पर क्या आ रहा है? फ्लक्स आ रहा है। इसका मतलब अंदर कोई ना कोई चार्ज तो प्रेजेंट था, जिसकी वजह से फ्लक्स या तो बढ़ा या घटा। यानी चार्ज अंदर है 100%। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड। ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है। मेरा क्वेश्चन ये देखो शीट वाले पूछे हुए हैं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा वगैरह। आप निकालना आता है आपको? दो शीटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और दो शीटों के साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, डेरिवेशन तो है। पीपीसी में आपको दो शीटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और दो शीटों के साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है? मैं मान लो ये मैं बोलूं, बिल्कुल। मान लो ये दो शीटें हैं मेरे पास, कितनी है? ये प्लस सिग्मा है और ये कितनी है? माइनस सिग्मा। मैं बोलूं ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकाल सकते हो आप? बोलो हाँ या ना। नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालोगे? देखो ये दो, अगर ये प्लस सिग्मा यानी इधर भी प्लस है और इधर भी क्या है? प्लस है कि नहीं? ये माइनस सिग्मा मतलब इधर भी क्या है? इधर भी क्या है? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो शीट का कौन सा सरफेस देखोगे? इधर वाला देखोगे। तो इधर वाला सरफेस देखो ये। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है अपन वहां पे क्या कंसीडर करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। करते नहीं करते हैं? अब बताओ, मैंने बोला शीट के दोनों तरफ से प्लस सिग्मा है, कितना है? प्लस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन एप्सिलॉन नॉट मान लो, सरफेस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से कितना है बताओ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक साइड से कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब मैं इस तरफ निकालना चाहता हूं, मैं इस शीट का ये सरफेस देखूंगा, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल किधर? इधर रिपेल होगा, इधर होगा। अच्छा ये नेगेटिव है क्या? ये नेगेटिव इसको किधर खींचेगा? इधर खींचेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा? ये इधर कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा? नेट कितना आ गया? कितना आ गया? 0। यहाँ सी पे देखो, इसका पॉजिटिव सरफेस देखो, पॉजिटिव सरफेस यहाँ पर पॉजिटिव किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? इधर। कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव इसको इधर की तरफ खींचेगा, कितना देगा? नेट कितना आ गया? बीच में देख लेते हैं, बीच में क्या होगा? ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव इसको रिपेल कितने से करेगा? नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कितनी की तरफ से करेगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? आई बात समझ? अब अलग अलग कर सकता है वो मान लो ये बोल रहे 2 सिग्मा, ये 4 सिग्मा है, तो फिर आपको क्या करना है? बस का आपको इसका आधा आधा करना है और वो मान रखने हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।
ये आ गया लो, ऐसा पेपर ये देखो प्लस सिग्मा और माइनस 3 इसका हो जाएगा इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका इधर -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां निकालोगे तो दोनों को माइनस करोगे, यहाँ निकालोगे तो माइनस करोगे, यहाँ निकालोगे दोनों को क्या कर लोगे, आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन अपन ने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू निकाल लो सबसे पहले, क्यू निकाल के आप उसको निकाल लोगे। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ए होगा। अब ये आपको देखना है कहाँ है, प्लेन शीट पे है, एरिया निकाल लोगे आप 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एरिया निकल जाएगा। सिग्मा दे ही रखा है तो सिग्मा बराबर क्या लगेगा, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए से क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा बराबर सिग्मा है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन गॉस थ्योरम के क्वेश्चन आ गए सारे। क्लियर है? चैप्टर 1 से गॉस लो सबसे इंपॉर्टेंट है, गॉस लो नहीं। कंडक्टिंग स्फीयर है, आर रेडियस का, गिवन चार्जेस क्यू कंसीडर एट ए एट सेंटर, बी एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर एंड सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा है, कंडक्ट स्फीयर, आर रेडियस का, कितना रेडियस का, आर रेडियस का, क्यू चार्ज है, चार्ज कितना है उसके ऊपर, आपको क्या करना है, 3 पॉइंट लेने हैं, एक कहाँ है सेंटर पे, एक कहाँ है, बी कहाँ है, r/2 डिस्टेंस पे, यानी कि वो अंदर ही है, स्फीयर के अंदर ही है, और सी कहाँ है, सरफेस पे, कहाँ है, सरफेस। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होंगे, ए और बी के इक्वल होंगे, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया अंदर की तरफ, और सी पर क्या होगा, पोटेंशियल बाहर की तरफ कहीं और होगा, जो कि वो के क्यू आर वाला फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम क्या देती है, न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट है, न्यूटन कूलम न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ए रेडियस बी रेडियस के, एक दूसरे से कनेक्ट किया है वायर से, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा, दूसरे का के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, रेशियो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, रेडियस दे रखी है ना, ऐसे निकल जाएगा उनका। तो देखूंगा कंडक्टिंग कौन सा है, आइडेंटिकल होते तो बोल देता मैं। चलो इसको हाँ बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। देखो प्रोटॉन को P1 से P2 ले गए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पोटेंशियल P1 पे कितना है +5, P2 पे कितना है, P1 पे कितना है -5, P2 पे कितना है +5, दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की P1 और P2 पे 0 है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या था, W बराबर Q इंटू V, Q कौन है, प्रोटॉन है कि नहीं, और ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 और 5 का 10, टाइप पे डिफरेंस कितना है ये बता दे मेरे को, तो 10 का डिफरेंस है दोनों, हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे, हाई और लो का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, याद कर ले, सेमीकंडक्टर में काम आने वाली ये सारी चीजें, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस उसी से
आई बात समझ में, आंसर कितना है 1.6 × 10⁻18 प्लस का कि माइनस का? प्लस का आएगा क्योंकि वो प्रोटॉन है। पढ़ो, आप भी पढ़ो, मना किसने किया? कोई मना कर रहा है, कोई लात मार के फेंक रहा है बाहर? मत पढ़ तू। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ऑन एक्साइल लाइन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में दे रखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में कराया था। इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको। हाँ बिल्कुल। आई कैप है ना, देखो आई कैप है, वो 0 से कहाँ लेंगे? 5 लेंगे। आप हमेशा ये याद रखना कि वेक्टर्स में यूनिट क्या, मतलब यूनिट वेक्टर क्या लग रहा है? जो यूनिट वेक्टर लग रहा है कोऑर्डिनेट्स उसी के लेने हैं अपन, तो और के लेने ही नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका राजा है, देखो लिखा हुआ है वो। इस चैप्टर का राजा कौन है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाई वेटेज टॉपिक। कार में आया था पिछले। इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट डिस्टेंस पे क्या होता है? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। मैंने 3 प्रकार की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनवा रखे हैं आपको, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड डाइपोल। दूसरा क्या है? डाइपोल। और तीसरा क्या है? सेट ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ बनवा रखा है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट इनफिनिट, तो वो क्या होती है? प्लेनर बना देता है। क्या बना देता है? प्लेनर। आप इसके प्रॉपर्टीज पढ़ना, प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट द लार्ज डिस्टेंस इज प्लेनर। क्या होती है? आएगा इसका। अच्छा ये देखो, ये आपका शायद केस बेस्ड स्टडी आई थी। हाँ आई थी। क्या करना है आपको? देखना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप? पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, याद है क्या फॉर्मूला? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ दे रखी है सबकी, माइनस डीवी बाई डी आर। ई बराबर क्या होता है याद है? माइनस का डीवी अपॉन डी आर होता है, बिल्कुल। -70 और -50 में डिफरेंस कितना है? 20 का, तो 20/2। -50 और +150 में डिफरेंस कितना है? 200 का। कितना होगा? 200/2। प्लस -20 और +200 में डिफरेंस कितना है? 220 का। मैं देख लो इसमें कितना है माइनस का? 300। कितना है इसका? ये ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आई, कौन से पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है क्या अलोंग आएगा? तो आपको डायरेक्शन देख, पोटेंशियल जिधर घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बढ़ता है, क्योंकि आप फॉर्मूला ही क्या बोलते हो? ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। क्या बोलते हैं? माइनस डीवी, यानी जहां जिधर पोटेंशियल घट रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ पोटेंशियल किधर घट रहा है? -70 से -50 तो बढ़ रहा है, -50 से 150 तो बढ़ रहा है, -20 से 2 +200 बढ़ रहा है, -100 से -400 घट रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 500 न्यूटन पर कूलम का, एक्स एक्सिस के अलोंग है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, पोटेंशियल निकालना है ओ और ए के बीच में, और ए के बीच में, और ओ और बी के बीच में। अब ध्यान से देखो, ओ और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये पोटेंशियल से कहाँ गया? ये 4 पे गया। इधर गया 0 से 4। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स 4, एक्स एक्सिस की तरफ है। किसकी तरफ है? 0 से 4 पे गया है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में 0 से 4 पे गया है, वाई एक्सिस में तो कहीं मुड़ा ही नहीं, वाई एक्सिस में चढ़ा ही नहीं। तो ये इधर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ई बराबर क्या? वी बाय एल। एल कितना है? 4। वी निकालना है क्या? वी निकालना है तो ई इंटू एल हो जाएगा। ई कितना है? 500। 500 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 4। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, किधर है? अब एक्स एक्सिस में तो गया ही नहीं आगे। इधर देखो ये 0 0 से 0 3 जाएगा, तो ये कैसे जा रहा है? क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? cos 90 जो डी आर होता है, तो डी आर क्या हो जाएगा? ई डी आर cos थीटा। cos 90 कितना हो जाएगा? 0। आंसर कितना?
मैं आपको एक बात समझाना चाहता था जो मैंने नहीं समझानी थी मेरे को। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में है और चार्ज ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करे, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0। क्या आएगा? क्योंकि उस पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ड्रॉ एक ही पोटेंशियल सर्फ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे हाँ भाई ये वायर, ये क्वेश्चन आया देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस है पोटेंशियल 0 0 पे 220 है, आपको पोटेंशियल का निकालना है 4 3 पे। तो आपको इसमें क्या कंसीडर नहीं करना है ये बताओ? 4 कंसीडर नहीं करना है या 3 कंसीडर नहीं करना? 3 नहीं करना है, खाली क्या करना है? 4। अब E बराबर क्या है? V बाय एल। E बराबर क्या है? V बाय एल। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू एल। कितना हो जाएगा? E इंटू एल। E इंटू एल कितना हो जाएगा बताओ? 50 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 200 है। कितना है? और ये वाला पॉइंट कितने पे दे रखा है? 220 पे। ये कितना होगा? कितना होगा? ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, ये पोटेंशियल वाला आ गया। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? हाँ वो E बराबर माइनस डीवी डी आर। E बराबर क्या होता है? माइनस का डीवी अपॉन, तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस का ईडीआर हो जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। ई निकालना है क्या? हाँ ई निकालना, तो वी का मान तो है ना अपने पास, है तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, तो वी ई का मान कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वैसे ही, फिर तो डायरेक्शन। फ्लक्स पूछा तो कैसे निकालेंगे? ई डी ए cos थीटा। हाँ ई डी ए cos थीटा लगे। ठीक है, तो आप और ट्राई करना। वर्क डन निकालना है। वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। चार्ज दे रखा होगा, पोटेंशियल नहीं दे रखा हो तो पोटेंशियल निकाल देना है। और दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो अगर दो चार्ज दे रखे हो और दोनों के बीच में आर दे रखा हो, हाँ माइनस का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ये देखो आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसकी कैविटी दे रखी है, कैविटी हैज अ नेट चार्ज प्लस क्यू, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज इनसाइड द कैविटी, द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल एट द आउटर सरफेस आर रेस्पेक्टिवली। बताओ। ये ऐसा है क्वेश्चन, कैविटी वाला नहीं कराया मैंने, है ना। ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इसके अंदर कैविटी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इस कैविटी में अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज इनसाइड द कैविटी। कैविटी के अंदर क्या है? प्लस क्यू। और आइसोलेटेड कंडक्टिव चार्ज के ऊपर नेट चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। कितना है? प्लस क्यू। अब यहाँ अंदर प्लस क्यू है तो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड है ये, तो क्या है? आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंडक्शन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कंडक्शन। कंडक्शन होगा ही नहीं तो यहाँ पर कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। क्यों होगा? इसके अंदर चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू ही होगा। कितना होगा? प्लस। कैविटी पे होगा, सॉरी कैविटी के साथ। हाँ तो यहाँ पर फिर माइनस क्यू होगा अभी, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो हो जाएगा। एक बार मैं आइसोलेटेड कंडक्टिंग कैविटी भी सिखा दूंगा। क्या बोल रहा है? कैविटी नहीं समझता यूं तो हूँ।
चैप्टर नंबर 3 तो बड़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपने पास इतना टाइम नहीं है, चैप्टर 5 उठा ले, बहुत छोटा है। चैप्टर 5 याद है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बस वही है। बार मैग्नेट, आयरन नीडल को रखा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में, नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वो क्या करेगी? टॉर्क नहीं लगेगा क्या? टॉर्क भी तो लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टॉर्क भी होगा। कैरेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज सस्पेंडेड इन वर्टिकल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाला तो गया, टॉपिक ही नहीं है। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का कहाँ लिखा है मैंने? मैग्नेटिक बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, आपको क्या निकालना है इसका? टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कितना होता है? एम बी साइन थीटा। एंगल वगैरह निकाल लेना, पैरेलल है तो वो आ जाएगा 0, और एंटी पैरेलल है 180, और ऐसे 0 आ जाएगा। और क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स क्या हो जाएगा? हाँ, फोर्स और क्रॉस ये, अच्छा एम क्रॉस बी ये आ जाएगा ना, टॉर्क एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, और फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्टेटमेंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, झूठ बोलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आती है, साउथ जाती है, सही बोलता है। चलो तू करेक्ट या स्टेटमेंट। टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट, देखो ये भी सही है। टू मैग्नेटिक फील्ड में इंटरसेक्ट ईच अदर, करेक्ट क्या है? बी और सी। ये है ना, बी में लफड़ा लग रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ आउटसाइड जाती है, और साउथ से नॉर्थ इनसाइड जाती है। अभी आउटसाइड इनसाइड दिया नहीं इसने, बोनस आने जैसा क्वेश्चन। ये देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, एम दे रखा है, थीटा दे रखा है, बी दे रखा है, एम बी साइन थीटा लग जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप गिवन गिवन लिख लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा फॉर्मूला, याद आ गया। ठीक है, तो स्टेट लॉज लॉ मैग्नेटिज्म ये भी पढ़ा रखा है आपको। द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सही बात है क्या? बिल्कुल सही, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी रीजन है। बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, डायमैग्नेटिक मटेरियल को अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रखा, वो स्ट्रॉन्ग से वीक, स्ट्रॉन्ग से कहा जाएगा, तो अलोंग चलेगा कि अपोजिट चलेगा? अपोजिट चलेगा। अगला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का 1 by 1 नियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्या होगा भाई? दोनों से रिपेल, दोनों से क्या होगा? रिपेल, रिपेल बाय नॉर्थ एज वेल एज साउथ, वो आना ही नहीं चाहता, तो भागना चाहता है वो। परमेबिलिटी देख लो, परमेबिलिटी क्या है किसकी? ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होगी। बताओ किसकी होती है ग्रेटर ग्रेटर देन 1? फेरो की। किसकी होती है? इनमें से जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसकी क्या हो जाएगा? परमिटिविटी। मैंने आपको, नहीं, फेरो, अरे फेरोमैग्नेटिक में एल्यूमिनियम निकल अकेले नहीं आते, निको आता है, सॉफ्ट और हार्ड वो अलग आते हैं, निकल आएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज 0.075, ये नियरली इक्वल टू 0 हो गया ना, तो ये किसकी होगी? ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी उसकी? ये डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है, डायमैग्नेटिक है। कितना आएगा? 0.925 समथिंग, माइनस का, माइनस में नेगेटिव। हाँ, स्मॉल बार व्हेन प्लेस्ड नियर द मैग्नेट इज रिपेल्ड बाय दिस। कौन है मैग्नेट? बार क्या है? अ स्मॉल बार व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट इज रिपेल्ड, तो बार किसका बना हुआ है? आयरन तो को अट्रैक्ट करता है ना। हाँ, ये उसका डायमैग्नेटिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इनमें से जो भी आंसर डायमैग्नेटिक का दिख रहा है एग्जांपल, वो आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटिविटी लेस देन द फ्री स्पेस? फ्री स्पेस से कम की परमिबिलिटी किसकी होगी? डायमैग्नेटिक की। किसकी होगी? डायमैग्नेटिक की। बाकी सबकी परमिबिलिटी प्लस में आती है। हाँ, ये बताओ ये क्या है? ये डायमैग्नेटिक है। क्या है ये? डायमैग्नेटिक, क्योंकि रिपेल कर रहा है ना, कर रहा है रिपेल। हाँ, परमिबिलिटी 0 से 1 के बीच में किसकी आती है? पैरा की। किसकी आती है? पैरा की। फेरो की बहुत ज्यादा होती है, 1000 के आसपास। पैरा की आती है, तो इसमें से जो भी पैरा है वो आंसर हो गया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, क्या मैग्नेटिज्म होता है डायमैग्नेटिक में? मैग्नेटिज्म होता है क्या? होता ही नहीं है।
Depict the behavior of magnetic field line in presence of, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है. Behavior of diamagnetic. Do diamagnetic substance result in magnetic moment in the atom is absent of external electric field? क्या diamagnetic substance के result in magnetic moment होता है क्या? External magnetic field के presence में, absence में नहीं होता. आपने लिखा हुआ है net dipole moment 0 होता है उसका, चाहे external field हो ना हो. ये values देखो. Susceptibility magnetism magnesium की दे रखी है. At what temperature? Curie temperature. क्या निकालना है? Curie temperature. वो टॉपिक शायद मैंने Curie temperature निकालना नहीं सीखा. हाँ. कब आया ये भाई? 2019 में. हाँ, वो टेम्परेचर क्यूरी कहलाता है. वो निकलता है Ct बराबर T/T माइनस Tc से. वो मैं लिखा दूंगा, वो पूरा टॉपिक में लिखा दूंगा. ये 2 पेज छुड़वाता हूँ मैं हमेशा. राइट 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन पैरा डाइफेरो. ये खत्म हो गए पीवाईक्यूज. है ही इतना छोटा सा चैप्टर, इसमें है ही क्या पढ़ने लायक? पैरा डाइफेरो. ओके.